In this video, I will discuss various selective and the differential media which are used for the identification and the diagnostic of various infectious pathogens and various bacterial microorganisms. In previous video, various media resources, the composition and ingredients were discussed और उसके अंदर हमने एक बात जो है वो डिस्कस की इम्पॉर्टेंटली कि बेसिक एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो है वो पेप्टोन्स होना ज़रूरी है और डिफरेंट बीफ एक्सट्रैक्ट्स होना ज़रूरी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होना ज़रूरी है. तो वो तमाम सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट सॉल्ट्स का होना ज़रूरी है, मिनरल्स का होना ज़रूरी है, डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है. तो वो तमाम क्या करते थे कि उनको इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया अपनी नरिशमेंट जो है वो कवर कर लेता है और अपनी ग्रोथ को जो है वो कंटिन्यू रखता है. तो उन मीडिया से इन डिफरेंशियल और सेलेक्टिव मीडिया में क्या फ़र्क है या क्या रीज़न है कि इनको जो है वो अलग किया गया है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कल्चर मीडिया. तो जैसे कि इनका नेम इंडिकेट है कि सेलेक्टिव है एंड डिफरेंशियल है और इनका टारगेट क्या है कि ये डायग्नोस्टिक्स के लिए, डिफरेंट वाटर माइक्रोबायोलॉजी के लिए, डिफरेंट फूड माइक्रोबायोलॉजी के लिए, इन्फेक्शियस डिजीजेज जहाँ पे हो रही हो, पैथोजेंस के ऊपर ये पर्टिकुलर मीडिया क्या करते हैं कि ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं, जिस पे मुख्तलिफ कलर्ड कॉलोनीज आती हैं. समटाइम्स कुछ कॉलोनीज आती हैं, कुछ नहीं आती. तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया. अब हम इसको जो है वो फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. साथ साथ हमारे पास जो है वो सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया को किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है. फिर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो सेलेक्टिव भी होते हैं और डिफरेंशियल, यानी दोनों तरीके से काम कर रहे होते हैं और हमें ये देखना होता है कि हम उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें. तो फर्स्ट वन इज़ द सेलेक्टिव मीडियम्स. जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये सेलेक्टिव मीडिया. सेलेक्टिव मीडिया का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनकरेज करेंगे और बाकी को जो है वो सप्रेस कर देंगे. मीन्स के इनके अंदर वो न्यूट्रिशन रखी है या वो कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स ऐसे डाले हुए हैं या कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे. इसीलिए इनको क्या कहा गया, सेलेक्टिव मीडिया. इट मीन्स के सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये मीडिया जो है वो सूटेबल है. और बाकी जो है, अब क्या होगा, अगर ग्रोथ के अंदर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम आइसोलेट कर रहे हैं. कल्चर को आइसोलेट करने के लिए हम उसकी ग्रोथ से उसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो अब क्या होगा कि अगर हमारा सेलेक्टिव मीडिया है तो उसके ऊपर जो कॉलोनीज ग्रो होंगी तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी इस पर कॉलोनीज ग्रो हो सकती थी और कौन सा बैक्टीरिया इस पर ग्रो नहीं हो सकता था. तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जो रिक्वायर्ड बैक्टीरिया था या जिसको हम आइसोलेट करना चाह रहे थे उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. Selective media are formulated to contain ingredients that inhibit the growth of selected species or categories of bacteria while allowing other organism to grow. एक को रोक लेते हैं और दूसरे को allow कर देते हैं. These formulations may include antibiotics which inhibit the growth of gram-positive bacteria or gram-negative bacteria. Other media are more selective for specific organism. Sometimes in media के अंदर जो है antibiotics भी होती हैं, वो antibiotics particular ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव को जो है वो इनहिबिट भी कर सकते हैं. ये भी एक तरीकाकार है इन सेलेक्टिव मीडिया को बनाने का. अब जितना हम इसको जो है वो कंक्लूड कर पाए हैं वो क्या है कि सेलेक्टिव मीडिया जो है वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अलाउ कर रहा है, कुछ को सप्रेस करे, जिसकी वजह से इसको सेलेक्टिव कहा जा रहा है. अब इसकी एग्जाम्पल्स को वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे. आपको ग्रोथ भी दिखाऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच काइंड ऑफ पर्टिकुलर मीडिया इज सुटेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन इज द मैनिटोल सॉल्ट एगर. ये डिफरेंशियल मीडिया भी और सेलेक्टिव मीडिया भी है, लेकिन हम इसको सेलेक्टिव मीडिया के तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई करें और इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सेलेक्टिवली ये कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं. If an organism can ferment mannitol, an acidic byproduct is formed that will cause the phenol red in the agar to turn yellow. Most pathogenic staphylococci such as Staphylococcus aureus will ferment mannitol. Staphylococcus aureus अगर पैथोजेनिक होगा, ठीक है, तो मोस्टली जो आपके स्टेफिलोकोकाई हैं
जिसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो आपका पैथोजेनिक ही होता है। तो इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये फर्मेंट कर देता है आपके मैनिटॉल को। जब ये फर्मेंट कर देगा तो मैनिटॉल शुगर है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगी, एसिड। एसिड क्या करेगा, फिनोल रेड एसिडिक एनवायरनमेंट में जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, रेड से येलो हो जाता है। पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकाई, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज एबल टू फर्मेंट मैनिटॉल, इट इज कोगुलेज टेस्ट पॉजिटिव। जब हमने बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन या टेस्टिंग की थी तो उसके अंदर मैंने आपको कोगुलेज टेस्ट बताया था। तो वो कोगुलेज टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स ये स्टेफिलोकोकाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो आपके पास पैथोजेनिक है। तो पहला टेस्ट वो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस मैनिटॉल सॉल्ट एगार पे जो है वो इसको ग्रो कराएंगे, और क्योंकि एसिड की वजह से क्या होगा, फिनोल रेड अपने कलर को चेंज करेगा, कलर चेंज हो जाएगा येलो। अगर तो वो फर्मेंट नहीं कर रहा होगा तो आपको कोई कलर चेंज नहीं होगा और आपको एगर जो है वो पिंक कलर का नजर आएगा। Another example of the selective medium is the HPS agar, that is the sulfide polymyxin sulfadazine agar. Is a solid media for detection and isolation of enumeration of Clostridium perfringens and the Clostridium botulinum in food. ये एक्चुअली क्या करते हैं, सिर्फ इन पर्टिकुलर यानी जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, टेटेनाई को क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई भी क्लॉस्ट्रीडियम की जो है वो स्पीशी है, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। आपका ये वाला जो पर्टिकुलर एसपीएस एगार है ये सिर्फ जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम के जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है, यानी परफिंजेस एंड द बोटुलिनम, उनको जो है वो आइडेंटिफाई, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सेलेक्टिव मीडिया। दिस इज द ग्रोथ। अगर आप ये देख रहे हैं येलो कॉलोनीज नजर आ रही हैं और यहाँ पे आपको ब्लैक कॉलोनीज। अच्छा, यहाँ पे ये जो कलर्ड कॉलोनीज हैं ये एज ए डिफरेंशियल भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि येलो कॉलोनीज इंडिकेटेड द पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड द ब्लैक कॉलोनीज इंडिकेटेड द क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही कॉलोनीज जो है वो ग्रो होंगी या ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो होगा जिसकी एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं, अदरवाइज क्या होगा, ये ग्रोथ ही नहीं आपको नजर आएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सेलेक्टिव मीडिया। नाउ कम्स टू द डिफरेंशियल मीडियम। Differential media are bacteriologically growth media that contain specific ingredient to allow one to distinguish selected species or categories of bacteria by visual observation. यहाँ पे most precisely जो हम फोकस जिस चीज़ को कर रहे हैं वो कलर्ड यानी ऐसी इंडिकेशन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पे यूजुअली जो है वो कलर्ड कॉलोनी से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। डिफरेंशियल मीडिया आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे लैक्टोज फर्मेंटेशन है, लैक्टोज फर्मेंटेशन अभी जब मैं आपको आगे ईएमबी की यानी डिफरेंशियल मीडिया की एग्जांपल दूंगी तो लैक्टोज फर्मेंटेशन को बहुत सारे एगर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैनिटॉल सॉल्ट एगार जो है वो लेकिन नहीं वहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन मेकॉनकी एगार जो हमने बात की थी, मेकॉनकी एगार क्या करता है, वो भी लैक्टोज फर्मेंट करता है, लेकिन मेकॉनकी एगार टू सम एक्सटेंट जो है वो आपके पास डिफरेंशियल मीडिया भी है। लेकिन अगर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन याद हो, लैब के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मेकॉनकी अगर रेड और पिंक बोथ कॉलोनीज जो है वो इकोलाई की देता है। तो अब इकोलाई भी लैक्टोज फर्मेंटर है और क्लैप्सिला नमूनी भी लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है, वहाँ पे म्यूकोइडल कॉलोनीज आती हैं। लेकिन अगर इकोलाई आपको पिंक कॉलोनी दे देता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो डिफरेंशियल मीडिया यहाँ पे आएगा और उस डिफरेंशियल मीडिया को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इकोलाई की कुछ ऐसी पर्टिकुलर कलर्ड कॉलोनी नजर आएंगी कि जिस मीडिया के ऊपर कोई और ऑर्गेनिज्म वो वाली कलर्ड कॉलोनी नहीं दे सकता। अभी हम जब आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैंने क्यों आपको बताया कि सेलेक्टिव और डिफरेंशियल समटाइम्स साथ साथ चल रहे होते हैं और कभी कभी डिफरेंशियल मीडिया का आना जरूरी है, और वो डिफरेंशियल मीडिया खास तौर पर उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे सारे एंटेरिक्स हैं, एंटेरोबैक्टीरियेसी के ऑर्गेनिज्म है, वो क्लोजली रिलेटेड है, पिंक कॉलोनीज दे रहे हैं, अब हम नहीं उसको आइडेंटिफाई कर पाए तो क्या होगा, डिफरेंशियल मीडिया वहां पे आके हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन देगा कि जिसके थ्रू हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे।
This type of media uses the biochemical characteristic of microorganism growing in the presence of specific nutrients or indicators. Indicator का मतलब क्या है कि different colored indicator जो है वो use की such as neutral red, phenol red, eosine Y or the methylene blue are added to the medium to visibly indicate the defining characteristic of a microorganism. यहाँ पे specifically selective में भी colored colonies हैं लेकिन वहाँ पे जो है वो वही बात कि जो लैक्टोज फर्मेंटर है वो मैनिटॉल को फर्मेंट नहीं करेगा. इसी तरह अगर आपको याद हो मैकॉनकी अगार क्योंकि लैक्टोज फर्मेंटर है तो वो एस और एस की ग्रोथ को शो नहीं करेगा. तो इसी तरीके से ये डिफरेंस और सिलेक्शन जो है वो साइड बाय साइड या साइमल्टेनियसली चल रही होती है. एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल मीडिया मैकॉनकी अगार इज अ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल. अगेन सेलेक्टिव भी है डिफरेंशियल भी है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं. डिजाइन टू आइसोलेट एंड डिफरेंशिएट एंटायरिक्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू फर्मेंट लैक्टोज. Lactose provides a source of fermentable carbohydrate allowing for differentiation. McConkie agar is a selective and differential media used for the isolation of differentiation of non-fastidious gram-negative rods, particularly the family Enterobacteriaceae and the genus Pseudomonas. Non-fastidious है, it means के minimum nutrition या बहुत selective इनकी nutrition नहीं है और ये क्या कर रहा है, ये fermentation के ऊपर यानी acid की जो है वो प्रेजेंस को जो है वो शो कर रहा है, लेकिन कब, जो लैक्टोज को फर्मेंट करे, कोई और शुगर यहाँ पे फर्मेंट नहीं होगी. Another example of the differential medium is the eosine methylene blue agar is a selective and differential media used to isolate fecal coliforms. Eosine Y and the methylene blue are pH indicator dyes which combine to form a dark purple precipitate at low pH. यहाँ पे भी फर्मेंटेशन ही आइडेंटिफाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो फर्मेंटेशन आइडेंटिफाई हो रही है वो विगरस है, वो बहुत हाईली फर्मेंटेबल जो आपके पास या हाई फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है. कौन सा, EMB agar. ठीक है. दे ऑल्सो सर्व टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. ग्राम पॉजिटिव EMB पे मैकॉनकी पे ग्रो नहीं होंगे. Sucrose and lactose serve as fermentable carbohydrate sources which encourage the growth of fecal coliforms and provide a means of differentiating them. Vigorous fermenters of lactose and sucrose will produce a quantities of acid sufficient to form the dark purple dye complex. The growth of these organisms will appear dark purple to black. Escherichia coli, a vigorous fermenter, often produce a green metallic sheen. स्लो और वीक फर्मेंटर, अब आप यहाँ पे देखिए जो विगरस और हाई फर्मेंटर होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो जो कॉलोनीज होंगी डार्क वो ग्रीन आपको हाईलाइट उसमें जो है वो मेटालिक से ग्रोथ नजर आ रही होगी, जो कि किसी और बैक्टीरिया की तो इकोलाई जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा. स्लो और वीक फर्मेंटर will produce mycoid pink colonies, normally colored or colorless colonies indicate that organism ferments neither लैक्टोज और सक्रोज एंड इट्स नॉट अ फीकल कोलीफॉर्म. तो अब यहाँ पे क्या है कि जो फीकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजेंस है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, EM. जबकि मैकॉनकी के लिए कहीं पे स्टेटमेंट नहीं दिया गया. एंटेरोबैक्टीरियेसी और सूडोमोनास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली जो आपके इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर जो मौजूद है बैक्टीरिया उनके लिए ये मीडिया बनाया गया है एज ए डिफरेंशियल मीडिया. Another example of differential media is the chromogenic culture media. Our culture medium used to isolate, identify and differentiate specific microorganism from a heterogeneous population. अब इसमें heterogeneous क्या है, मल्टीपल ग्रोथ है, ज़्यादातर UTI से रिलेटेड जितने पैथोजन हैं उनको क्रोमोजेनिक आकार पे जो है वो आइडेंटिफाई किया. The medium contain chromogenic substrate which is utilized by a microorganism to give colored colonies that is specific for each microorganism. कोई कॉलोनी सिमिलर नहीं होगी, कलर हर माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए अलग होगा. Depending on the color of the result, the presence or the absence of target organism is determined and also accurately differentiate from others. अब ये मैंने सारी वो एग्जाम्पल्स वन बाय वन जो है वो यहाँ पे
लिख दी हैं। ये सब आपकी जो है वो डायग्राम, ये है आपका EMB एगार, सॉरी मैकॉनकी एगार, मैकॉनकी एगार पे ई कोलाई की ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं विद द क्लैप्सिला नमूनी क्योंकि वो भी पिंक कलर की कॉलोनीज देता है। तो ये है आपका EMB एगार। जैसे कि सीक्वेंस रखा था मैंने वैसे ही सीक्वेंस जो है वो डायग्राम जो है वो आपकी प्लेस करती है। ये आप देखिए पर्पल, डार्क पर्पल कलर की कॉलोनी है। तो जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए और ये ग्रीन मेटालिक्स ही आपको जो है वो ग्रीन जो है वो हाईलाइटेड सारे एरियाज। शीन का मतलब क्या है, जो यानी आउटसाइड आपको एक जो है वो कवरिंग सी नजर आएगी ग्रोथ के ऊपर। और ये वाला जो है वो आपका दिस इज द क्रोमोजेनिक एगर, ये आप देखें। अब इसमें 1 by 1 दिस वन इज फॉर ई कोलाई, दिस वन, ये सारे यूटीआई से सैंपल जो है वो यूटीआई जो फूड कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया है। दिस वन इज द क्लैप्सिला स्पीशी, ये स्पीशी है नॉट ए क्लैप्सिला नोमोनी। तो क्लैप्सिला स्पीशी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस आ सकते हैं। फिर हमारे पास ये येलो कलर जो है वो प्रोटियस स्पीशी है। ये हमारे पास जो है वो एंटेरोकोकस स्पीशी है। दिस वन इज एसेप्रोफाइटिकस। और ये लास्ट में जो आपको स्ट्रॉ कलर की कॉलोनीज नजर आ रही हैं, ये हमारे पास है एस और ये इसकी। तो ये तमाम के तमाम क्या है, डिफरेंशियल मीडिया है। डिफरेंशियल मीडिया कैसे है कि आपने कलर्ड कॉलोनी से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया, एनरिच करना, एक्स्ट्रा कुछ दे देना, ठीक है। Enrichment culture is the use of certain growth media to favor the growth of a particular microorganism. Usually ये fastidious microorganisms की बात यहाँ पे की जा रही है over others. Enriching a sample for the microorganism of interest. जैसे ब्रेड को ऐड कर दिया जाता है, चॉकलेट ऐड कर दी जाती है, डिफरेंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स को एड अप किया जाता है। अभी इसकी भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ क्या रीजन है। This is generally done by introducing nutrients or environmental conditions that only allow the growth of an organism of interest. Enrichment culture are used to increase a small number of desired organism to detectable level. ये बड़ा important point है कि जो लो अमाउंट में कल्चर बैक्टीरिया मौजूद होगा उसको जो है वो एक डिटेक्टेबल रेंज के लिए भी समटाइम्स हम उसके अंदर एनरिच करते हैं, यानी उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दिस अलाउज फॉर द डिटेक्शन and identification of microorganism with a variety of nutritional need. Enrichment culture are often used for soil and fecal samples. ठीक है। Examples of enrichment media: media with high salt concentration will select for the halophiles. ठीक है, जितने भी आपके halophiles हैं जिनको salt ज़्यादा चाहिए होता है तो क्या होगा, उनको अगर आपने ग्रो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनरिचमेंट के लिए सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। Selenite broth is used to selectively isolate Salmonella species. Alkaline peptone water is used for the cultivation of Vibrio. Both these examples are clinically relevant for clinical microbiology relating to stool sample. अब इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली सेलेनियम जो इसके अंदर, क्योंकि ये सेलेनाइट ब्रॉथ है तो इसके अंदर इन्होंने क्या ऐड किया है, इसके अंदर जो है वो सेलेनियम का ट्रेस एलिमेंट जो है वो ऐड किया गया। ये क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और उससे क्या होता है कि जो लो नंबर ऑफ साल्मोनेला टाइफी होते हैं, जो कि यूजुअली अगर आप पैथोजेनिसिटी भी करवाएं उसकी ब्लड कल्चर तो समटाइम्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते साल्मोनेला। तो उसके लिए क्या है कि अगर सेलेनाइट ब्रॉथ सेलेनियम के साथ कर दिया जाए तो जो लो कंसंट्रेशन होगी वो भी डिटेक्टेबल रेंज में आ जाएगी। अच्छा, ये कुछ सेलेक्टिव और डिफरेंशियल जो मैंने अभी आपसे बात की तो उसी को जो है डिस्कस करेंगे कि कौन से एगर हैं जो सेलेक्टिव भी हैं और
डिफरेंशियल भी है और किसके लिए सेलेक्टिव है, और कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो डिफरेंशियल है। ये मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखिए सेलेक्टेड एग्जांपल्स ऑफ डायग्नोस्टिक मीडिया। मीडियम है, 3 मीडियम है, ब्रिलियंट ग्रीन एगर, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर एंड द मेकॉनकी एगर। और ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, साल्मोनेला, ईएमबी के ऊपर ग्राम नेगेटिव एंटेरिक्स, इंटेरोबैक्टीरियेसी, और मेकॉनकी के ऊपर जो है वो ग्राम नेगेटिव एंटेरिक्स। अब सेलेक्टिव है या डिफरेंशियल है ये हम देख रहे हैं। ब्रिलियंट ग्रीन एगर सेलेक्टिव किस तरह है, ये ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और सिर्फ सेलेक्टिव है फॉर द ग्राम नेगेटिव। अगर कोई भी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप इसके ऊपर ग्रो कराएंगे तो वो ग्रो नहीं होगा। डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल शिगेला कॉलोनीज विच डू नॉट फर्मेंट लैक्टोज और सक्रोज एंड आर रेड टू वाइट from other organism that do ferment one of those sugar and are yellow to green। ठीक है, अगर किसी भी शुगर को वो फर्मेंट नहीं करेंगे तो आपके पास कॉलोनीज, और वो क्या होंगे, शिगेला की कॉलोनीज होंगी जो कि ना लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे ना ही सक्रोज को फर्मेंट करेंगे, या फिर रेड टू वाइट कॉलोनीज आपको नजर आएंगी। और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अदर देन शिगेला होंगे वो क्या होंगे, वो फर्मेंट करेंगे वन ऑफ दो शुगर और येलो टू ग्रीन कॉलोनी आपको नजर आएगी। ये देख लें आप। फिर ईएमबी एगर सेलेक्टिव है, ये भी ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव की। ईओसिन मिथाइलिन को डिफरेंशिएट, एस्कैरिशिया की कॉलोनी पर्पल एंड टिपिकली है मेटालिक शीन, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटेरोबैक्टर एरोजीन्स colonies are pink indicated that they ferment lactose, and colonies of other organism are colorless indicating they do not ferment lactose। अच्छा, यहाँ इसकी रीशिया कलाई भी लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है और इंटेरोबैक्टर भी लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो विगरस फर्मेंटेशन कर रहा है। जो विगरस फर्मेंटेशन है वो ही डार्क कॉलोनीज को जेनरेट करेगी। मेकॉनकी ग्राम नेगेटिव एंटेरिक सेलेक्टिव है, क्रिस्टल वायलेट एंड बाइल सॉल्ट जो है वो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। डिफरेंशियल क्या है, लैक्टोज एंड द पीएच इंडिकेटर न्यूट्रल रेड। न्यूट्रल रेड क्या होता है, ये रेड रहता है जब एसिडिक होता है और जब बेसिक होता है तो ये येलो हो जाता है। लैक्टोज फर्मेंट्स एज रेड कॉलोनीज एंड नॉट non-fermenters as light pink। Most intestinal pathogens are non-fermenter and hence do not produce acids। फिर और भी किस तरह से हम ये ट्रिपल शुगर आयरन एगर, TSI से कहते हैं, ट्रिपल शुगर आयरन एगर। ये चार इसकी जो है वो डिफरेंट 1 2 3 4 ये ग्राम नेगेटिव एंटेरिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है, ये ग्रोथ शो कर देंगे किसी की भी, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ही शो कर देंगे। यूज इन एगर स्लैंट। अच्छा, हमने क्या किया, स्लैंटेड पोजीशन में जो है वो इसको रखा, where differentiation is based on both aerobic surface growth slant and the anaerobic growth in agar in base। ये हम पहले ही एक लेक्चर में जो है मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जब हमने एरोबिक्स की ग्रोथ और माइक्रो एरोफाइल्स और एनाएरोब्स की ग्रोथ मैंने आपसे डिस्कस की थी, तो उसमें यही बात बताई थी कि जितने भी एरोब्स होंगे वो सरफेस पे ग्रो होंगे, जितने भी एनाएरोब्स होंगे वो बॉटम में ग्रो होंगे। तो यहाँ पे भी यही वाली बात है कि बेस में और सरफेस में मीडियम कंटेन स्पेसिफिक, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गई कि एरोबिक है या एनाएरोबिक है। Medium contains a specific amount of glucose, sucrose and lactose, sulfur containing amino acid, iron and a pH indicator। So relative use of each sugar and H2S fermentation formation can be detected। अब इसमें क्या है, इस पूरे मीडियम के अंदर सब कुछ है, क्योंकि ट्रिपल शुगर आयरन एगर, तो उसमें ट्रिपल शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज, सक्रोज और लैक्टोज, ये 3 शुगर्स हो गई। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हो गए जो कि H2S प्रोड्यूस करेंगे, पीएच इंडिकेटर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि H2S की फॉर्मेशन और
इंडिकेटर कैसे शुगर की जो फर्मेंटेशन है उससे जो है हम इसको, या शुगर को किस तरह यूटिलाइज करते हैं उससे हम इसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगाएंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि ट्रिपल शुगर है। अच्छा, 1 जो है वो अनइनोक्यूलेटेड ट्यूब है, यानी जिसके अंदर कोई कुछ भी ऐड नहीं किया आपने, ठीक है। सेकंड क्या है, इनोक्यूलेटेड रेड स्लांट एंड रेड बर्ड, पूरी की पूरी क्या है, रेड है, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि नो चेंज, इट मींस नो शुगर फर्मेंटेड, कुछ भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, इट मींस कि कोई भी फर्मेंटेड नहीं है। थर्ड वन में आइए, ये है जनाब येलो स्लांट एंड येलो बर्ड, पूरी की पूरी जो है वो येलोइश कलर की है। इसका मतलब क्या है, लैक्टोज एंड ग्लूकोज फर्मेंटेड टू एसिड, ट्रैप बबल्स इन बड इंडिकेट फर्मेंटेशन टू एसिड एंड गैस, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है, लैक्टोज एंड ग्लूकोज फर्मेंट हुआ, अगर येलो हो जाए उसने बबल को ट्रैप किया, इन बॉटम इंडिकेट द फर्मेंटेशन टू एसिड एंड गैस। अच्छा, फिर यहाँ पे 4 के अंदर रेड स्लांट हमें नजर आ रहा है, लैक्टोज नॉट फर्मेंटेड, और जो बेस है वो क्या है, येलो है, ये देखिए येलो है और ये रेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज फर्मेंटेड टू एसिड। अच्छा, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स भी नजर आ रहे हैं हमें, इसका मतलब H2S गैस प्रोड्यूस हुई है, समटाइम्स ऑब्स्क्योर येलो बॉटम बट all enteric pathogen produce red slant and yellow bottom with a or without gas or H2S. So this is the different pathogen किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं पर्टिकुलर एगर के अंदर। तो एक ही एगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब जो हमने 3 पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो एगर देखे, और यहाँ पे 4, यानी वहां 3 तरह की जो है वो आपको प्लेट्स दिखाई गई, ग्रोथ दिखाई गई, यहाँ पे 4 तरह की, तो ABCDEFG। अब इसी की बेसिस पे ये आप देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेस्टिनल बैसिलाई बेस्ड ऑन TSI। अब जितने भी इंटेस्टिनल बैसिलाई होते हैं उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो एक्चुअली हैं क्या, मतलब वो फर्मेंटर हैं, गैस प्रोड्यूसर हैं, नॉन फर्मेंटर हैं। अगर रेड स्लांट है और वो कौन से हैं, तो वो कौन से इंटेस्टिनल बैसिलाई हो जाएंगे, सूडोमोनास, एसिनिटोबैक्टर, एल्केलीजीन्स, ये सारे क्या होंगे, रेड, यानी जो नॉन फर्मेंटर है। येलो स्लांट, येलो बट एंड नो H2S, इसका मतलब है कि एस्किरीशिया की स्पीशी है, एंटेरोबैक्टर है, क्लैप्सिलाई, ठीक है। फिर इसी तरह येलो स्लांट, येलो बट एंड H2S प्रोड्यूस, तो क्या है, सिट्रोबैक्टर है, एरिजोना, सम प्रोटियस स्पीशीज। रेड स्लांट, येलो बट नो H2S, शिगेला एंड सम प्रोटियस स्पीशीज। रेड स्लांट, येलो बट H2S प्रोड्यूस, मोह, साल्मोनेला, सिट्रोबैक्टर एंड एरिजोना। तो ये एगर को किस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनदर एग्जांपल जो कि मुझे आपसे डिस्कस करनी है वाटर माइक्रोबायोलॉजी की, इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि एक एगर के मीडिया को या ब्रॉथ को आप किस तरह से वाटर की माइक्रोबायोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिजम्पटिव टेस्ट है, यानी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, अभी सिर्फ एक अज्यूम किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्या करेंगे, इनोकुलेट कर देंगे सैंपल को लैक्टोज ब्रॉथ में और इंक्यूबेट कर देंगे फॉर 24 टू, अब इसको आप इंक्यूबेट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर तो गैस प्रोड्यूस हो रही है और अगर गैस, दोनों कंडीशन है यस और नो, हमारे पास जो है वो उसकी बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन करेंगे। अगर गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, इट मीन्स के कोलीफॉर्म ग्रुप यानी जो डायरेक्ट आपके ई कोलाई है वो प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली ई कोलाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए कोलीफॉर्म्स, ई कोलाई
की कॉलोनीज की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है कि प्रिजम्पटिव टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अगर तो कंफर्म्ड है, अगर कंफर्म करना है अपने इस टेस्ट को, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रीक फ्रॉम लैक्टोज ब्रॉथ ऑनटू एओसिन मिथाइलिन ब्लू EMB, ठीक है। लैक्टोज प्लेट्स इंक्यूबेटेड 24 आवर्स। अब दो कंडीशन है, आपने स्ट्रीक किया, ठीक है, और किस पे EMB एगार पे, उसको इंक्यूबेट कर दिया 24। अब आप रिजल्ट्स देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं। कॉलोनी इज नॉट कोलिफॉर्म, नेगेटिव कंफर्म टेस्ट, वाटर पोर्टेबल है, ठीक है। पहले क्या था, गैस प्रोड्यूस हो रही थी, अब उसके अंदर इकोलाई था, ये हमें चेक करना था क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता था। जब हमने EMB एगार पे किया तो कोई कॉलोनीज ही नहीं फॉर्म हुई, क्योंकि ये सिर्फ EMB एगार जो है वो इकोलाई की कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टारगेटेड हमारे पास आइसोलेशन का मेथड है, ठीक है। कॉलोनीज ही नहीं बनी तो हमने इसको बंद कर दिया। अगर टिपिकल कोलीफॉर्म्स कॉलोनीज जो है डार्क सेंटर मेटालिक शीन, तो पॉजिटिव टेस्ट, यही मैंने अभी आपको दिखाया था, कंफर्म हो गया। अब अगर इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, सेलेक्ट टिपिकल कोलीफॉर्म कॉलोनीज न्यूक्लियर लैक्टोज ब्रोथ, अगेन आप उसको लैक्टोज ब्रोथ में डालेंगे और 24 आवर्स के लिए। अगर फिर भी गैस नॉट प्रोड्यूस, नेगेटिव कंप्लीट टेस्ट, ओरिजिनल आइसोलेट, नॉट कोलीफॉर्म, वाटर पोर्टेबल। अगेन हम बार बार जो है वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और अगर इस कंप्लीट टेस्ट यानी अगर इस वाली कॉलोनीज ने दोबारा लैक्टोज ब्रोथ के अंदर जो है वो गैस प्रोड्यूस कर दी, और एगार्स लैंड से जब हमने स्टेनिंग करी तो वो ग्राम नेगेटिव थे, रॉड्स थे, स्पोर नहीं थे उसके अंदर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोलीफॉर्म ग्रुप प्रेजेंट, पॉजिटिव कंप्लीटेड टेस्ट, ठीक है। क्या है, द मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट फॉर वाटर प्योरिटी बाय यूजिंग, इसमें हम क्या करें, EMB एगार को यूज कर रहे हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोलाई, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। अच्छा, स्टेनिंग जो है वो हम थ्रू आउट लैब में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंपाइलेशन थी क्योंकि बैक्टीरिया का टॉपिक एंड हो रहा था, तो मैंने कहा कि इसको आपसे जो है वो डिस्कस कर लूँ और एक दफ़ा दोबारा। 3 तरह की स्टेनिंग्स होती हैं हमारे पास, सिंपल स्टेनिंग होती हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग्स होती हैं और स्पेशल स्टेन्स होते हैं, ठीक है। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, यूज अ सिंगल डाई, डू नॉट डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिजम्स और स्ट्रक्चर बाय डिफरेंट स्टेनिंग रिएक्शन, ठीक है। सिंपल स्टेनिंग अगर आपको याद हो तो सिंपली हम कोई भी एक मिथाइलिन ब्लू हो सकता है, सैफरानिन हो सकता है, क्रिस्टल वायलेट हो सकता है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म के प्रपोर करते हैं। मिथाइलिन ब्लू कलर के स्टेन देगा, सैफरानिन रेड कलर और पिंक कलर के स्टेन देगा, और क्रिस्टल वायलेट पर्पल कलर के। इसका मतलब क्या, सिर्फ हमने अरेंजमेंट देखनी होती है, साइजेस देखने होते हैं, शेप देखनी होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि वो कोकाई हैं, बेसिलाए हैं, ये ठीक है। हम ये नहीं देख रहे होते कि वो कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सिर्फ अरेंजमेंट, साइजेस और शेप्स देखने के लिए हम सिंपल स्टेन करते हैं। डिफरेंशियल स्टेन के अंदर क्या होता है, यूज 2 और मोर डाई दैट रिएक्ट डिफरेंटली with various kinds or parts of the bacteria showing them to be distinguished, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कि डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास ग्राम स्टेनिंग है। ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट से पहले पर्पल करते हैं, और उसके बाद पूरा प्रोसीजर अगर आपको याद हो, मॉर्डेन डाला जाता है, हीट फिक्स करते हैं, मॉर्डेन डालते हैं, फिर वॉश करते हैं, फिर से पूरा प्रोसीजर सेम है, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। सिर्फ जो ग्रोथ आती है, कलर जो आता है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल कलर आते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो रेड कलर आते हैं। इसी तरह जो ग्राम वेरिएबल होते हैं या मिक्स ग्रोथ होती है, वो दोनों आपको नजर आएगी। फिर नॉन रिएक्टिव क्या होंगे, जिसमें कोई भी स्टेन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पता चल गया। फिर एक और हमारे पास एसिड फाज स्टेन, जिसको ज़ील नेल्सन एसिड फाज स्टेन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कार्बोफर्सिन जो है वो डाला जाता है, और उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, और वेरी नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर सैफरानिन जो है वो बाद में
HCl से इसको वॉश किया जाता है, एसिड फास्ट स्टेन इसीलिए कहते हैं कि 3% HCl से इसको जो है वो और फिर इथेनॉल से वॉश किया जाता है, और फिर उसके बाद इसको सैफरनिन से जो है वो सॉरी मिथाइलिन ब्लू से जो है वो किया जाता है, स्टेन किया जाता है, तो वो काउंटर स्टेन होता है। इसमें डिस्टिंग्विशिंग मेंबर्स क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको पिंक कलर के रेड और पिंक कार्बोल फिशिंग जो है, जिस तरह सैफरनिन है वैसे ही आपके पास ये भी है। फिर नेगेटिव स्टेन क्या होता है, जो कि आप कैप्सूल में करते हैं कि आप क्लियर आपको जो है वो नजर आता है कैप्सूल, तो इसको हम नेगेटिव स्टेन भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं स्पेशल स्टेन, जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर देंगे। आप कैप्सूल स्टेनिंग को भी इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर फ्लैजिलर स्टेन है और स्पोर स्टेनिंग्स है, ठीक है। फ्लैजिला को स्टेन किया जा रहा है और एंडोस्पोर जो है वो उसमें वेजिटेटिव सेल पिंक आ रहा है और ये ग्रीन आ रहा है। तो ये था एक आपका रिव्यू फॉर द स्टेनिंग, और यहाँ पे आपका पूरा बैक्टीरिया का टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। बस एक और टॉपिक ऑफ डिस्कशन रह जाता है, दैट इज़ द माइक्रोबियल फ्लोरा। बस वो आपसे डिस्कस करना है। बाकी मीनवाइल मैंने मेटाबॉलिज्म से लेके जो क्लास में आपसे डिस्कशन हुआ, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हमने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, फिर मेटाबॉलिज्म के जो लास्ट के टॉपिक्स रह गए थे वहाँ से लेके फिर बैक्टीरियल कॉलोनीज, बैक्टीरियल ग्रोथ, फिर कल्चर मीडिया, ये तमाम चीज़ें, फिर न्यूट्रिशनल और फिजिकल फैक्टर्स और स्टेनिंग तक जो है वो मैंने कंप्लीट आपका जो है बैक्टीरिया का टॉपिक जो है कोशिश की है कवर करने की। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपके जहन में क्यूरी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आ रही हो, आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं जो हूँ वो पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका आंसर जो है वो रिप्लाई उसको मैं आपको दे दूँ। So if there is any question, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching this video.